रेणु जी के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच विद्वान जन यहाँ पर उपस्थित है। पद्म पराग रेणु जी, उनके पुत्र यहाँ पर उपस्थित है और बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान जी हमारे बीच है। और विषय की प्रस्तावना करने के लिए आज के समय की बेहद प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कहानीकार, कविता लिखने वाली हमारी कवयित्री श्रीमती अलका सिन्हा जी यहाँ उपस्थित। इसके साथ ही बहुत से गणमान्य विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। अनिल जी के द्वारा चलाए जा रहे इस वैश्विक हिंदी कार्यक्रम की साहित्य की ये दूसरी कड़ी है, जिसमें आज बहुत सारे विद्वानों का जुड़ना हुआ है। बहुत सारे हिंदी प्रेमी, मन से हिंदी में और तन से कार्यों में, अपने जीवन के कार्यों में जुटे हुए वे लोग, जो सुबह और रात का समय देखते नहीं, लेकिन विषय सुंदर हो, वक्ता बहुत अच्छे हो तो उससे जुड़ने की पूरा प्रयास करते हैं। अनेक तकनीकी व्यवधानों के बाद शीतल और श्रद्धा जी ने हमें सिंगापुर से जो है काम कर रही हैं सुबह से, उन्होंने हम सबको जोड़ लिया है। तो आज का कार्यक्रम प्रारंभ हम करना चाहते हैं। आप सभी लोगों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत। रेणु जी के बारे में मुझे उनके ही जो लेख है, ईश्वर रे मेरे बेचारे, उनकी कुछ पंक्तियां जो प्रारंभ में ही उन्होंने वट वृक्ष के बारे में लिखी है, उसी से उनके उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं जब सोचती हूँ तो वही पंक्तियां साकार हो जाती हैं। उनके गांव के बाहर एक वट वृक्ष था, जिसकी पूजा किए बिना ना गांव में कोई भीतर आता था, ना कोई गांव से बाहर जाता था। कोई भी कार्य अच्छा होता, बच्चा पैदा हो, शादी हो, कुछ भी हो, तो वहां पर उस वट वृक्ष को प्रणाम करते हुए ही लोग आगे जाया करते थे। तो उसके बारे में वो लिखते हैं कि जब भी मैं अपनी आत्मकथा लिखना शुरू करूं तो मेरा जो प्रारंभ है वो उस वट वृक्ष से ही होगा। और वट वृक्ष के बारे में कहते हैं कि एक महान महीरु, एक विशाल वट वृक्ष, ऋषि तुल्य विराट वनस्पति। इसी रूप में जब मैं रेणु को पढ़ती हूँ, उनको, उनकी रचनाएं पढ़ती हूँ, उनकी कहानियां, उनके उपन्यास और जो भी कुछ उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं, तो वही वही चीज दिखाई देती है। एक विराट वनस्पति, एक ऋषि तुल्य विशाल वट वृक्ष, इतना कुछ उनके बारे में कहा गया है। उन पे शोध कार्य हुए हैं प्रत्येक यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद भी इतना कुछ शेष रह गया है कहने को। क्योंकि जैसे वनस्पति के रंग अपने जीवन से हमको आप्लावित कर देते हैं, अपने अपनी उनकी जड़ी बूटियां, उनका जो जीवनदायक गुण है उससे हमें आप्लावित कर देते हैं, उसी तरीके से रेणु की जो रचनाएं हैं वे हमें उस प्रकार से जीवन से जोड़ती हैं। और उन्होंने उन्होंने ही कहा है कि मनुष्य को सामाजिक बनाना और समाज को मानवीय बनाना साहित्यकार का काम है। तो समाज को मानवीय बनाने के इस कार्य में वे निरंतर जुटे रहे। उनके परिचय के बारे में अलका जी विस्तार से बताएंगी। विषय की प्रस्तावना आज वे कर रही हैं, मैं अलका जी के बारे में बताती हूँ, और कार्यक्रम जैसे जैसे आगे चलेगा तो हमारे विद्वान वक्ताओं के बारे में आपको बताती चलूंगी। अलका जी उपन्यासकार भी है, कविता भी लिखती हैं, और उनकी कहानियां भी बेहद प्रसिद्ध हुई हैं। एक ही व्यक्ति में बहुत सारे गुण होना बहुत कम दिखाई देता है। अलका जी जहाँ टीवी और रेडियो के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करती रही हैं, 13 वर्ष तक उन्होंने गणतंत्र समारोह का लाइव प्रसारण भी किया है। वहीं जीमेल एक्सप्रेस जैसे बहुत ही सुंदर उपन्यास को भी उन्होंने लिखा है, और उस पर उन्हें सृजन लोक कृति सम्मान भी मिला है। कविता संग्रह है उनका मैं ही तो हूँ यह, और उस पर उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार का साहित्यिक कृति सम्मान मिला है। दूसरा उनका कविता संग्रह है तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ, उस पर उन्हें परंपरा ऋतुराज सम्मान मिला है। उनकी कहानी धिनाधिन धिन धिनाधिन, उस पर उन्हें कमलेश्वर स्मृति कथा बिंब सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार मिला है। जब मैं ये देख रही थी कि अलका जी की धिनाधिन धिन धिनाधिन कहानी का शीर्षक, तो मुझे रेणु जी के सारे ध्वनि चित्र, ध्वनि बिंब याद आ रहे थे कि वे किस प्रकार एक छोटी सी छोटी ध्वनि को भी अपनी कहानियों और उपन्यास में पकड़ लेते हैं। अलका जी की कहानी का शीर्षक भी उसी ध्वनि पर आधारित दिखाई दिया। तो जब वो सहज से सहज कविताएं लिखती है, उसी तरीके से आलोचना और अपने वर्णन में पूरा संश्लिष्टता के साथ उतरती हैं। उन्होंने आज एक बहुत सुंदर
जो प्रस्तुति है उनकी, उसको छोटी सी फिल्म कहेंगे, डॉक्यूमेंट्री कहेंगे, रेणु जी पर जो उन्होंने अभी हाल ही में बनाई है, उसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। अनहद नाद के पहले अंक में रेणु जी के जीवन पर उन्होंने बहुत ही सुंदर एक चलचित्र बनाया है। जैसे अलका जी की कविता है, सुबह की चाय की तरह दिन की शुरुआत से ही होने लगती है तुम्हारी तलब, उसी तरह से आज उसी तरीके की तलब हम रेणु जी के साहित्य को जानने की तलब को लिए हुए और अलका जी के द्वारा प्रस्तुत उस चलचित्र को जानने की इच्छा लिए हुए यहाँ एकत्रित है। हम सब उन्हें बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, समर्पण के साथ रेणु जी पर ये चलचित्र बनाया है। मैं अलका जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और रेणु जी पर विषय की प्रस्तावना करते हुए अपनी इस चलचित्र को हम सबके सामने आज प्रस्तुत करें। अलका जी, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी, आपने मुझे निशब्द कर दिया। इतनी सुंदर जो प्रारंभ है, इतनी सुंदर जो शुरुआत आपने की है, इतना आत्मीय वातावरण बन गया है कि मैं क्या कहूँ। रेणु जी के साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस कर रही हूँ एक लंबे समय से, और ये इतना बड़ा परिवार जिसमें मेरी बड़ी प्रिय लेखिका आदरणीय उषा किरण खान जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मेरे उन एक आग्रह पर, हालांकि उनकी और व्यस्तता भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और हमारे बीच में बैठी हैं। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आदरणीय पद्म पराग जी हमारे बीच में है, उनसे भी मेरी बात हो रही थी कि हम चाहते हैं कि एक लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही पक्षों को जाने, तो आप साथ में रहेंगे तो हमें लगता है इससे अच्छा और कौन होगा जो बताएगा इस बात को। तो उन्होंने भी इसको सहजता से स्वीकार किया। आप ये जो बड़ा मंच है विश्व हिंदी सचिवालय और अक्षरम का, जिन्होंने मिलकर के, मुझे लगता है ये आज के दिन एक बड़ा सार्थक, बड़ा साधुवाद का उत्सव है जो हम मना रहे हैं, अपने कितने पुराने इतने बड़े लेखक को याद करना। तो मैं जब इनके लिए ये फिल्म हम तैयार कर रहे थे तो कई सारी बड़ी सुंदर सुंदर अनुभूतियां हुई, और जो आपने बात पहली कही शैलजा जी कि ध्वनि से जुड़ी हुई बात, उसने मुझे सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचा, क्योंकि हम कविताओं में, कहानियों में उस तरह ध्वनियों का प्रयोग बहुत कम करते हैं, और उन्होंने तो बिल्कुल हूबहू उतार दिया है। तो वो मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करती रही, और ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन लगा कि फिल्म बन गई। और अब मुझे लग रहा है कि अब उसका एक दूसरा संस्करण भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ है जो छूट गया। तो फिल्म आप लोग देखेंगे, मैं उस बारे में ज्यादा नहीं बात करती, लेकिन जो फिल्म से नहीं है, जो फिल्म में छूट गया है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से साझा करती हूँ। एक बार उनसे पूछा गया था कि मैं क्यों लिखता हूँ। नामवर सिंह जी ने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा कि आप क्यों लिखते हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि मैं अपने आप को खोजता हूँ, इसलिए लिखता हूँ, मगर लिखता वही हूँ जो देखता हूँ, सोचता हूँ, अनुभव करता हूँ। तो रेणु जी जैसा महसूस करते थे उनको वैसा ही शब्दों, बल्कि उसमें कुछ आप यूं कहिए कि उसके अंदर कोई ब्यूटिफिकेशन ही नहीं करते थे, जस का तस उसे रख देते थे। इसीलिए ऐसा लगता था कि आप उसे पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि देख रहे हैं। रेणु जी ने अपने लेखन की शुरुआत 1932 में की, और उनकी कई कविताएं उस दौर में पत्रिका खंगार सेवक में छपी। 1942 तक लगातार उनकी कविताएं पूर्णिया से छपने वाले पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। उनकी कविताओं में होली, रामनामी चादर, आगा खां के राजमहल में, अपने जिले की मिट्टी से, जिसमें खास करके विभाजित जब हुआ हमारा देश, उसकी पीड़ा, उसकी मनस्थिति है, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने रखा है। जागो मन के सजग पथिक, ये तो बहुत ही मशहूर हुई उनकी कविता। रेणु जी का एक गद्य गीत, वो जो उनकी शिल्प था उनका, वो भी बहुत ही चर्चित रहा, और खास करके ओ गुलाब आफ्ताब, उसकी संवेदनशीलता और लयपूर्णता वो देखने लायक। इधर कविताएं चल रही थी, साथ ही साथ उधर कथा लेखन की भी शुरुआत हो चुकी थी 1936 से ही। और मैला आंचल से जुड़ी हुई एक बात मैं जरूर यहाँ साझा करना चाहती हूँ कि जब उनकी ये पुस्तक तैयार हुई तो प्रकाशन के लिए उन्हें हर किसी लेखक की तरह बड़ा दर बदर भटकना पड़ा, बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी। पटना के कई गलियों में उन्होंने घूमा और फिर उनकी वो किताब छपी। लेकिन जब वो किताब छपकर आई तो उसका साहित्य समाज में इतना स्वागत हुआ कि राजकमल ने उनकी बची हुई जितनी प्रतियां थी वो सब खरीद ली और उसे नष्ट कर दी। फिर उसे नई साज सज्जा के साथ दोबारा छापा। और ये शायद एक पहला उदाहरण है अपने आप में अभी तक का भी कि जिसमें लेखक को हाथी पर बजा बिठाकर
और उसकी एक शोभा यात्रा निकाली गई पुस्तक के साथ। तो ये एक बड़ा अद्भुत दृश्य है हम सभी लिखने पढ़ने वालों के लिए। तो दीर्घतपा नाम का एक उपन्यास उनका, जो मुझे लगता है कि बहुत ही उल्लेखनीय इस मायने में है कि वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में क्या कुछ हो रहा होता है पर्दे के पीछे, उसके पीछे जो एक वैश्यावृत्ति का घिनौना कार्य व्यापार चल रहा होता है, उसका उन्होंने पर्दाफाश किया। और समकालीन समाज में जो शासक वर्ग के घिनौने चरित्र और लोकतंत्र की जो विडंबनाएं हैं, उसको उजागर करने के साथ साथ नारी जीवन के अंतर विरोधों का भी बहुत ही सरल ढंग से, सहज ढंग से उन्होंने चित्रण इस उपन्यास में किया है। इसलिए ये खास तौर पे अहमियत रखता है दीर्घतपा। रेणु जी ने अपने संपूर्ण साहित्य में मानव का असली चेहरा ढूंढने की कोशिश की है। उनके कहानियों उपन्यासों के माध्यम से व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझने की उन्होंने बड़ी कोशिश की है। और मजे की बात यह है कि उनके जो रेखा चित्र हैं, उससे आप रेणु जी के मनोविज्ञान को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इस लिहाज से उनके रेखा चित्र और रिपोर्टाज भी उनके कम रोचक नहीं है। ये सब चीजें ऐसी, एक एक खंड लीजिए तो उस पर लंबा लिखा जा सकता है और उस पर तैयारी की जा सकती है। तो उनके जो संस्मरण रिपोर्टाज, खास करके जब तीसरी कसम की पटकथा वो लिख रहे थे, उसको उन्होंने एक संस्मरणात्मक रिपोर्टाज में दर्ज किया। वो तो बहुत ही बेहतरीन है, उसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए हर किसी सुधी पाठक को। और उनके भीतर का जो व्यंग्यकार है, उसने बड़े सुंदर सुंदर चरित्र को उकेरा है, और खास करके उन चरित्रों को जिन्होंने उनको ठेस पहुंचाई। तो उस को किस तरीके से उनकी एक उन्होंने जम के खबर ली अपने व्यंग्य अंकों लेखों में, वो भी बहुत ही देखने लायक है। और बात अधूरी रह जाए अगर मैं उनके पत्रों की बात ना करूं। पत्र में भी रेणु जी उतनी ही मेहनत करते थे जितनी कोई रचना करते समय करता है। उनके लिए पत्र की तरह की आप एक सादगी से लिख देंगे नहीं, वो उसे भी एक साहित्य का हिस्सा मानते थे। और आज उनके पत्र जो हैं वो धरोहर की तरह हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो वो हैं जो उन्होंने अपनी पत्नी, प्रेयसी पत्नी लतिका जी को लिखे, अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों को लिखे। तो मैं ज्यादा बात न करते हुए एक अंत में बात इतनी करना चाहूंगी कि उनकी जो रचनाएं हैं वो सचमुच में जिंदगी से जोड़ती हैं, एक चित्र सामने रखती हैं। एक कविता मैं उनकी आपके बीच में पढ़ते हुए और फिर मैं आपको उस वीडियो क्लिप के साथ जोड़ूंगी। अब आप देखिए कि किस तरीके से दो जिंदगियां साथ चल रही हैं एक कविता में। आप कविता का शीर्षक है इमरजेंसी, और ये धर्मयुग में छपी थी 1977 में। अब आप जोड़िए उस समय की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को और सुनिए इस कविता को। इमरजेंसी। इस ब्लॉक के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने हर मौसम आकर ठिठक जाता है। इस ब्लॉक के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने आकर हर मौसम ठिठक जाता है। सड़क के उस पार चुपचाप दोनों हाथ बगल में दबाए, सांस रोके खामोश इमली की शाखों पर हवा। ब्लॉक के अंदर एक ही ऋतु हर वार्ड में। अब ये इमरजेंसी जो है वो आप इमरजेंसी वार्ड के तौर पर भी लीजिए और जो समाज में हो रहा है उसके तौर पर भी लीजिए। सड़क के उस पार चुपचाप दोनों हाथ बगल में दबाए, सांस रोके खामोश इमली की शाखों पर हवा। ब्लॉक के अंदर एक ही ऋतु हर वार्ड में, 12 मास हर रात रोती काली बिल्ली, हर दिन प्रयोगशाला के बाहर फेंकी हुई रक्त रंजित सफेद खरगोश की लाश। ईथर की गंध में ऊँघती जिंदगी। रोज का सवाल, कहिए अब कैसे हैं? रोज का सवाल, कहिए अब कैसे हैं? रोज का जवाब, ठीक हूं, सिर्फ कमजोरी, थोड़ी खांसी और तनिक सा यहां पर मीठा मीठा दर्द। इमरजेंसी वार्ड की ट्रॉलियां हड़ भड़ करती ऑपरेशन थिएटर से निकलती हैं। इमरजेंसी। सेलाइन और रक्त की बोतलों में कैद जिंदगी। रोग मुक्त किंतु बेहोश काया में, रोग मुक्त किंतु बेहोश काया में बूंद बूंद टपकती रहती है इमरजेंसी। सहसा मुख्य द्वार पर ठिठके हुए मौसम और तमाम चुपचाप हवाओं के मुख से, सहसा मुख्य द्वार पर ठिठके हुए मौसम और चुपचाप हवाओं के मुख से एक साथ निकलते हैं प्रसन्न शुभकामना के स्वर।
इमरजेंसी। तो ये उनके बारे में एक छोटी सी पेशकश मैं करती हूँ, लेकिन मैं जोड़ना चाहूंगी आपको उस छोटे से एक वीडियो प्रस्तुति से, जो हमने बड़े शौक से, मैंने और मेरी बिटिया ने मिलकर के बनाया है। लोक संस्कृति से समृद्ध और आंचलिक गंध से सुरभित मर्मस्पर्शी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक अवदान अतुलनीय है। हल जोते हलवा भैया रे, हल जोते हलवा। उनकी लेखनी में ध्वन्यार्थक बिंब खास तौर पर ध्यान खींचते हैं। कुतबा फिर गश्त लगाता हुआ आया। यह कार्तिक का महीना है ना, ससुरा पस्त होकर आया है, हाँफ रहा है। ले, तू भी यहीं सोएगा? साले की देह की गंध यहां तक आती। देख जन सरोकारों से जुड़े और देसी ठाठ के साथ लिखने वाले इस लेखक के बारे में आज थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अलका जी। नोट आ रहे थे, मैं देख रही थी, संदेश आ रहे थे कि आपकी प्रस्तुति इतनी सुंदर, और आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ इतनी सुंदर प्रस्तुति के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता था। चित्र फिल्म प्रस्तुत करने वाले रेणु जी का चित्र, व्रत चित्र आपने प्रस्तुत कर दिया। तो जो खुद चित्र प्रस्तुत करता है उसका चित्र आपने प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है ये। और आपने विषय की प्रस्तावना भी बहुत सुंदर तरीके से की, रेणु जी के बारे में हमें विस्तार से बताया, और आपने जैसा कहा कि आप शायद दूसरा अंक भी बनाएंगी। वैसे आपने इतनी अच्छी तरीके से कहानियों को लेकर एक एक कहानी के बारे में बताते हुए लोगों को बताया है कि बहुत सारे लोग उन कहानियों को, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा या जो पढ़ने के बाद अब कुछ भूल रहे होंगे, बहुत समय पहले पढ़ा होगा, वो दोबारा से उन कहानियों को फिर से वो पढ़ेंगे। मैं सोचती हूँ कि आंचलिकता का जो स्वर सबसे अधिक उभरा है हमारे हिंदी साहित्य में, रेणु जी उसके ध्वजा वाहक थे, वो उस ध्वज को लेकर के चले हैं। और प्रारंभ में चाहे उनका थोड़ा सा विरोध भी हुआ कि आंचलिकता को क्यों लाना चाहिए और नहीं लाना चाहिए, लेकिन उसके बाद उनकी उपस्थिति को कोई भी नकार नहीं सका। उनकी उपस्थिति का सभी ने उनको स्वीकार किया। जैसे आपने कहा था कि पहले उनका उपन्यास प्रकाशित नहीं हो रहा था और बाद में क्या स्थिति हुई। महिला आंचल के माध्यम से मेरा भी परिचय रेणु जी से हुआ था, और जब हम लोगों को एक एक पंक्ति की विवेचना करनी थी मास्टर्स की क्लास में, तब उसको बहुत बहुत गहराई से पढ़ा था और रेणु जी से मन बहुत गहरे से जुड़ गया था। आज आपने फिर वह काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।